यूनिट 8 के इस फर्स्ट पैराग्राफ में आपको रेडॉक्स रिएक्शंस की एप्लीकेशंस बताई गई हैं। एंड रेडॉक्स जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली अक्कर करती हैं। इन दोनों प्रोसेसेस की डिटेल डेफिनेशंस इस चैप्टर की आगे थ्योरी में आएंगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है कि जहाँ ऑक्सीडेशन होती है वहाँ रिडक्शन होती ही है, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। सो अब अप्लीकेशंस देख लेते हैं। पहली है बर्निंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। तो बर्निंग जब भी हम बोलते हैं तो कंबशन सबसे पहले हमारे माइंड में आता है, एंड कंबशन इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। एंड अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो वहाँ पे रिडक्शन भी डेफिनेटली हो रही होगी। तो या बर्निंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स डू इन्वॉल्व रिडॉक्स रिएक्शन से। दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। 6th चैप्टर है क्लास 12 केमिस्ट्री का, जनरल प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स। मेटलर्जी हम बोलते हैं उसको। तो उसमें मेटल्स का जब हम प्योर फॉर्म चाहिए होती है तो उनका रिडक्शन करते हैं, नॉन मेटल्स का ऑक्सीडेशन करते हैं। तो यहाँ भी रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स लाइक कास्टिक सोडा। अब कास्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हम एस ब्लॉक चैप्टर में देखेंगे। इसको प्रिपेयर करने के लिए एक स्पेशल सेल डिज़ाइन की जाती है जिसको कास्नर कैलनर सेल बोलते हैं। वहाँ 2 फेजेस में ये रिएक्शन होती है, कैथोड पे और एनोड पे। कैथोड पे रिडक्शन होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आगे चल के हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में भी एंड एस ब्लॉक में भी, हाइड्रोजन वाले में और एस ब्लॉक में। तो या डेफिनेटली यहाँ भी इन्वॉल्व है रिडॉक्स रिएक्शन। एंड द ऑपरेशन ऑफ ड्राई एंड वेट बैटरीज एंड कोरोजन ऑफ मेटल्स। तो ये दोनों प्रोसेसेस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगी। ड्राई एंड वेट बैटरी क्लासिफिकेशन वहाँ पे है। यहाँ रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, कुछ सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है और कुछ का रिडक्शन। मेन पर्पस जो डिराइव करता है ड्राई एंड वेट सेल्स को, वो रेडॉक्स रिएक्शंस ही होती हैं। दूसरा कोरोजन ऑफ मेटल, आयरन का एग्जांपल लिया गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। इसको रस्टिंग बोलते हैं, कोरोजन इन केस ऑफ आयरन, रस्टिंग उसको बोला जाता है। वहाँ पे डिटेल्ड इसकी प्रोसेस आएगी। आयरन की बेसिकली ऑक्सीडेशन होती है, वहाँ पे एक कंपाउंड बनता है। तो रिडक्शन भी किसी की ज़रूर हो रही होगी, बिकॉज जहाँ ऑक्सीडेशन वहाँ रिडक्शन भी होती है। तो डेफिनेटली ये भी फॉल कर रहा है, इट इज़ फॉलिंग विद इन द परव्यू ऑफ रिडॉक्स प्रोसेसेस। So that's how these much processes can be included in redox. Of late, environmental issues like hydrogen economy, use of liquid hydrogen as fuel. तो ये हमने देख ही लिया कि बर्निंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स रेडॉक्स रिएक्शन में आता ही है। ये हाइड्रोजन को सेपरेटली यहाँ पे इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि इसको फ्यूचर फ्यूल के फॉर्म में देखा जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अबंडेंटली अवेलेबल होता है पूरे यूनिवर्स में। सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट एलिमेंट है वो हाइड्रोजन ही है। तो इसलिए इसको फ्यूचर फ्यूल की फॉर्म में हम देखते हैं। एंड इसके जो फ्यूल फॉर्म की स्टडी होती है उसको हाइड्रोजन इकोनॉमी बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट चैप्टर में आएगा हाइड्रोजन में, तो वहाँ पे इसको देखेंगे। अभी मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोजन इकोनॉमी को एज अ फ्यूल, हाइड्रोजन को यहाँ पे सेपरेटली क्यों मेंशन किया गया है। एंड डेवलपमेंट ऑफ ओजोन होल हैव स्टार्टेड फिगरिंग अंडर रिडॉक्स फिनोमेना। तो ओजोन होल की जो फॉर्मेशन है ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर में, जो 14 चैप्टर है क्लास 11 का, उसमें आएगा। इसमें बेसिकली ओजोन से ऑक्सीजन बन रही होती है और ऑक्सीजन से ओजोन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों इसमें साइमल्टेनियसली होते रहते हैं, इसलिए इसको भी रिडॉक्स फिनोमेना के अंदर पढ़ा जा सकता है। तो ये था इंट्रोडक्शन हमारे चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शंस का। अब जो मेन चीज़ है इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, उन प्रोसेसेस को डिफाइन किया गया है। ओरिजिनली द टर्म ऑक्सीडेशन वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन टू बी मोर प्रिसाइज है। तो जैसा कि नाम है से ही क्लियर हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यही क्लियर नाम से क्लियर हो रहा है ये फिनोमेना क्या होगा। एंड डाई ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एटमोसफेयर अराउंड 20%। ये मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर में भी आपको बताया था कि 2-3 ऐसे ये एलिमेंट्स हैं जिनकी आपको अबंडेंस पता होनी चाहिए एटमॉस्फेयर में। पहला नाइट्रोजन होता है N2 78%,
21% के अराउंड डाई ऑक्सीजन होती है, उसके बाद 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, एंड एक और आएगा नेक्स्ट चैप्टर में हाइड्रोजन 0.15% की होती है उसकी भी अबंडेंस। तो वहाँ पे इसको देख लेंगे। तो ये 3-4 एलिमेंट्स हैं जिनकी अबंडेंस आपको पता होना चाहिए, एंड बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करती है, इसलिए ही डाइऑक्सीजन, क्योंकि अबंडेंस इसकी ज़्यादा है। दिस इज द प्रिंसिपल रीज़न वाई मैनी एलिमेंट्स अकर्स इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स की फॉर्म में बहुत सारे एलिमेंट्स इसलिए ही पाए जाते हैं क्योंकि अबंडेंस ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा है एनवायरनमेंट में। अब आप बोलेंगे कि अबंडेंस तो नाइट्रोजन की इससे भी ज़्यादा होती है, 78% होती है, तो नाइट्राइड्स की फॉर्म में क्यों नहीं अक्कर करते बहुत सारे एलिमेंट्स। तो अबंडेंस इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया, रिएक्टिविटी भी कुछ चीज़ होती है। नाइट्रोजन का आप देखेंगे पी ब्लॉक चैप्टर में जो क्लास 12 में आएगा, उसके भी जो डबल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, 946 के अराउंड होती है। केमिकल को बॉन्डिंग में हमने ये लर्न भी किया था। तो उसकी रिएक्टिविटी इसलिए बहुत कम होती है, नाइट्राइड्स की फॉर्म में कंपाउंड इसलिए बहुत कम पाए जाते हैं और ऑक्साइड्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका एक रीज़न ये भी है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से, सो अगेन रिएक्टिविटी में जो कंट्रीब्यूट करता है, सो इसलिए मैनी कंपाउंड्स ऑक्साइड्स की फॉर्म में ज़्यादा अक्कर करते हैं। ऑक्सीडेशन प्रोसेस यहाँ पे दिखाई गई है इन अकॉर्डिंग टू द लिमिटेड डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हमने यहाँ पढ़ी, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और सल्फर में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड बन रहे हैं। एंड आपको पता ही होगा कि इन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की भी 2, तो ये दोनों वैलेंसी कैंसिल हो गई, तो MgO बना इस कंपाउंड की फॉर्मेशन। एंड सल्फ़र यूजुअली प्रेफर करता है +4 या +6 ऑक्सीडेशन में रहना। यहाँ पे +6 तो पॉसिबल नहीं है, जो कि होती है इसके एक कंपाउंड में H2SO4, जो कि पॉपुलर कंपाउंड है बहुत। तो +6 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए +4 में जाएगा एस सल्फ़र, एंड SO2 कंपाउंड यहाँ पे बनेगा। एंड ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मैं बता रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी इसी चैप्टर में आगे आने वाला है। अगर आपको नहीं आता निकालना तो ये आप सीख जाएंगे इसी चैप्टर में। सिमिलरली मीथेन इज ऑक्सीडाइज्ड, पीछे सल्फर और मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन था, ऐसे ही मीथेन को भी ऑक्सीडाइज किया जाता है। ये कंबशन रिएक्शन होती है, आप जानते हैं, यहाँ पे CO2 और H2O की फॉर्मेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब कोई हाइड्रोकार्बन जलाया जाता है। रिएक्शन 8.3 जो कि कंबशन की रिएक्शन है, प्रोम्प्टेड केमिस्ट टू री इंटरप्रेट ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो हो ही रहा है, कार्बन में CO2 रिजल्ट कर रहा है, लेकिन कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो रहा है। तो साइंटिस्ट को ये सोचने पे मजबूर किया इसने कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो सकता है क्राइटेरिया फॉर ऑक्सीडेशन। Another reaction where the removal of hydrogen can be cited as an oxidation reaction, इसका एग्जाम्पल है H2S का ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन तो नहीं हो रहा सल्फर में, लेकिन हाइड्रोजन का रिमूवल जरूर हो रहा है, तो इसलिए इसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो अभी तक हमने 2 डेफिनेशन देख ली ऑक्सीडेशन की। पहला तो ओरिजिनल थी, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिनली सबसे पहले ऑक्सीडेशन किस प्रोसेस को बोला जाता था। सो सिंपल है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को बोला जाता है, कि नाम बता रहा है उसका। बाद में किन रिएक्शन से ये पता चला कि इसके अलावा भी एक हाइड्रोजन से रिलेटेड उसकी डेफिनेशन हो सकती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पहली तो है द ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन एंड दूसरा ऑक्सीडेशन ऑफ H2S। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं कि कैसे साइंटिस्ट ने पता लगाया कि हाइड्रोजन के रिमूवल को भी ऑक्सीडेशन बोला जा सकता है, किन रिएक्शंस की मदद से। As knowledge of chemists grew, it was natural to extend the term oxidation for other electronegative elements। तो शुरुआत में इतना पता था साइंटिस्ट को कि ऑक्सीडेशन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, लेकिन जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट डिस्कवर किया गया तो ये भी पता लगा कि उससे ज़्यादा भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अवेलेबल हैं एंड उससे कम भी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इसका कुछ लेना देना हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसलिए दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स तक भी एक्सटेंड किया गया ये कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है फ्लोरीन, क्लोरीन और सल्फर का। आप जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से कि नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है,
तो इसलिए इसको भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पे ट्रीट किया गया, और सल्फर को भी, क्योंकि ऑक्सीजन के आसपास ही होता है ये भी। तो इन तीनों का एडिशन भी बोला जा सकता है ऑक्सीडेशन ही, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का एडिशन जस्ट लाइक ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीडेशन अब आगे डिफाइन कर दिया गया है। इनकॉर्पोरेटिंग द रिएक्शन 5 to 7, ये तीनों encourage the chemists to consider not only the removal of hydrogen oxidation but also the removal of electropositive elements as oxidation। अब ये आपको क्लियर होना चाहिए कि 5 से 7 रिएक्शंस ने साइंटिस्ट को क्या सिखाया था, ये आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है। जैसे हाइड्रोजन के रिमूवल को हमने बोला था ऑक्सीडेशन, वैसे ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के रिमूवल को भी बोलेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम होती है उसकी। यहाँ पे मैग्नीशियम है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बेसिकली मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन तो रिमूव नहीं हो रहा है, लेकिन मैग्नीशियम को रिमूव कर रहे हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन और सल्फर। मेटालिक फॉर्म में पहले एग्जिस्ट कर रहा है मैग्नीशियम, उसको कंपाउंड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो मेटालिक फॉर्म से उसको डिक्रीज कर रहे हैं ना, रिमूव कर रहे हैं ना वहाँ से। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स रिमूव कर रहे हैं, इसको भी ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ये बता रही है रिएक्शन 5 to 7, ये ध्यान रखना है आपको। आगे इसका एक और एग्जांपल लिया गया है, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पोटेशियम, जैसे मैग्नीशियम वैसे पोटेशियम, क्योंकि दोनों ही मेटल हैं, फ्रॉम पोटेशियम फेरोसाइनाइड बिफोर इट चेंजेस ऑफ पोटेशियम फेरीसाइनाइड। तो फेरी, ये जो आई वर्ड है ये इंडिकेट करता है हाइयर ऑक्सीडेशन नंबर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये हाई ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, एंड फेरो ये आयरन की रिड्यूस्ड फॉर्म को शो कर रहा है। तो Fe2+ ये होगा फेरोसाइनाइड, ये पूरा कंपाउंड पोटेशियम फेरोसाइनाइड, और Fe3+ है जहाँ पे वो होगा फेरीसाइनाइड। ऐसे इन दोनों के फॉर्मूलाज को पहचान सकते हैं आप, पता होना चाहिए अब आपको। अगर ये सीधा फॉर्मूला गिवन है या फिर नाम गिवन है तो उससे उसका फॉर्मूला अब आपको बताना आना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट से आप पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, देखिए K4 है, यहाँ पे 4 पोटेशियम है, यहाँ पे 3 है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पोटेशियम हो रहा है, तो इसको ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। पोटेशियम फेरोसाइनाइड की ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड कर रहा है। तो अब टर्म ऑक्सीडेशन को रीडिफाइन किया गया है इन टर्म्स ऑफ वट एवर वी हैव स्टडीड सो फार, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की एडिशन को भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इन द बिगिनिंग द रिडक्शन वाज कंसिडर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ कंपाउंड। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि बिगिनिंग में ओरिजिनली क्या कंसेप्ट था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। तो जैसे एडिशन था ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट, वैसे उसका रिमूवल ऑक्सीजन का होगा रिडक्शन का। तो ये ऑब्वियस चीज़ है। हाउएवर द टर्म रिडक्शन, अब इसको भी मॉडर्न टाइम्स में ऐसे ही डिफाइन किया गया जैसे हमने ऑक्सीडेशन में किया था, हैज़ बीन ब्रॉडन्ड दीज डेज टू इंक्लूड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस। तो जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं अब रिडक्शन के। पहला में मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसको रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम मर्क्यूरिक ऑक्साइड, यहाँ से ऐसे एग्जांपल है ये रिडक्शन का, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है इससे। एंड इन द सेकंड केस इट इज़ फेरिक क्लोराइड, जिससे क्लोरीन का रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन, तो इसको भी इसीलिए रिडक्शन बोला जा सकता है। एंड तीसरे एग्जांपल में इथीन में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है विच इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, सो इसलिए अगेन इसको रिडक्शन बोलेंगे। एंड फॉर द फोर्थ रिएक्शन मर्क्यूरी क्लोराइड में आप मरकरी का एडिशन करें। मरकरी एक मेटल होता है ना बेसिकली, जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इसीलिए इसके एडिशन को हम बोलेंगे रिडक्शन।
एंड ये एक चीज़ भी नोटिस कर रहे होंगे आप, ये 8.11 रिएक्शन में साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन हो रहा है स्टैनस क्लोराइड का। एक होता है स्टैनिक क्लोराइड, ये जो नेक्स्ट फॉर्म है, तो +4 में जब ये टिन होता है तो ये स्टैनिक हो जाता है, स्टैनस मीन्स +2 में। तो इसमें एडिशन हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन का, तो इस साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन हो रही है स्टैनस क्लोराइड की। हमने पीछे भी देखा था कि ये दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रही होती हैं। अगर एक सब्सटेंस किसी रिएक्शन में दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो ये निश्चित है कि उसका रिडक्शन हो ही रहा होगा। तो यहाँ पे रिडक्शन कर रहा है स्टैनस क्लोराइड मर्क्यूरी क्लोराइड का, तो उसका ऑक्सीडेशन हो ही रहा होगा बाय द एडिशन ऑफ क्लोरीन। दिस इज मस्ट बी ऑब्वियस। दिस shows that they occur always simultaneously. Soon we realize that oxidation reduction always occur simultaneously। हमने स्टार्टिंग में देख लिया था इस चैप्टर के। Hence the term word redox was coined for this class of chemical reaction। तो यहाँ से आया word redox, क्योंकि ये ऑब्जर्व किया गया कि हमेशा ही ये दोनों साइमल्टेनियसली अकर करती हैं रिएक्शंस। नाउ द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस चैप्टर, एग्जांपल 8.1, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है इन फॉलोइंग रिएक्शंस के अंदर। तो फर्स्ट रिएक्शन में क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, H2S में इसका एडिशन हो रहा है, HCl की फॉर्मेशन हो रही है, तो इसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, H2S का ऑक्सीडेशन होगा। और दूसरी बात, सल्फर से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल, अगेन इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। एंड दूसरी चीज़, क्लोरीन में एडिशन हो रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हाइड्रोजन का, तो इसका रिडक्शन हो रहा होगा। वही यहाँ पे मेंशन किया गया है, H2S इज ऑक्सीडाइज बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन उसमें ऐड हो रहा है एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। और दूसरी बात, क्लोरीन रिडक्शन हो रहा है इसका ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन। एंड इन द सेकंड केस, ये जो कंपाउंड है Fe3O4, ये स्पेशल है, इसको फेरस फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, क्योंकि इसमें दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट हैं, आयरन की Fe3+ और Fe2+B, तो इसलिए इसका स्पेशल नाम है। एंड इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये हम आगे देखेंगे कैसे निकालना है। 3x-8, सो x इज इक्वल टू +8/3 आ रहा है यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ये हम आगे देखेंगे कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर क्यों आ रहा है। अभी के लिए सिर्फ इतना देखिए आप, यहाँ Fe3O4 में ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल, तो ये रिडक्शन प्रोसेस हो गया, Fe3O4 का रिडक्शन हो रहा है एंड एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ये इसमें ऑक्सीडेशन होगी। तो एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू इट एंड फेरस फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 इज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑक्सीजन हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम इट। ये दोनों आसान है। फर्स्ट दो रिएक्शन काफ़ी आसान थी, जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था अभी वो सीधे सीधा अप्लाई हो रहा है। ये देखिए, सोडियम में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे से आप सीधे देख के बोलेंगे कि रिडक्शन हो रही है इसकी, लेकिन ऐसा नहीं है, सोडियम की ऑक्सीडेशन हो रही है। आप जानते हैं सोडियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, ये इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है, तो Na से Na+ में जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज होता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ये हम आगे देखेंगे। तो सोडियम का बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का रिडक्शन है। जो कंसेप्ट हमने अभी अभी पढ़े थे वो यहाँ पे वैलिड नहीं हो रहे हैं। इसी से हमें पता लगा कि इससे आगे भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करने की ज़रूरत है। तो तीसरे एग्जाम्पल से हमें क्लियर होता है, विद केयरफुल एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर रोल प्ले करती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस में। only we may infer that sodium is oxidized and hydrogen is reduced। तो दूर से देखने पे ऐसा लगता है क्योंकि एडिशन हो रहा है ना सोडियम में हाइड्रोजन का, कि रिडक्शन हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें सच सच बताता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है, और जिसकी कम होती है यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जो वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। यहाँ पे सोडियम एक मेटल है जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, उसमें खुद में ऑक्सीडेशन होती है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होगी, ये हम आगे देखेंगे। एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, तो हाइड्रोजन यहाँ पे गेन कर रहा है तो इसमें रिडक्शन होगी।
तो सही जो मोर कंसेप्चुअल वे ऑफ डिफाइनिंग रिडक्शन, बेसिकली रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस, इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि आगे डिस्कस किया गया है. The reaction 3 chosen here prompt us to think in terms of another way to define redox reaction, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्लासिकल कंसेप्ट से तो ये रॉन्ग हो रहा है, हमें मिसकंसेप्शन हो रहा है कि यहाँ पे सोडियम का रिडक्शन हो रहा है, तो रॉन्ग साबित हो गया. उसके फ्लॉज हमें पता लग गए क्लासिकल कंसेप्ट के, इसलिए हमें दूसरी वे में सोचना होगा, जो कि आगे बताया गया है. रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन. अब यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात आ गई, यानी मोर डिटेल्ड कंसेप्ट आ गए. ये रॉन्ग नहीं हो सकते किसी भी तरीके से, तो इसलिए इसको फिर अडॉप्ट किया गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कन्वेंशन को इंक्लूड करने का. इलेक्ट्रॉन्स जो कि यहाँ पे यूज़ किए गए हैं फॉर डिफाइनिंग रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट द रिएक्शंस, इन तीनों के अंदर ही एडिशन हो रहा है क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, जो कि तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं. तो इनको आप देख के बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं ये साइमल्टेनियसली, क्योंकि रिडक्शन भी होती है तो रिडॉक्स ही बोलेंगे. रिडॉक्स रिएक्शन because in each of these sodium is oxidized due to addition of oxygen, and simultaneously chlorine, oxygen, sulfur are reduced due to electropositive sodium atom का addition. तो दोनों चीज़ें हो रही हैं, redox reactions हो रही हैं, बट क्योंकि इलेक्ट्रो नेगेटिव एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स के एडिशन और रिमूवल की टर्म्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करने में हमें फ्लॉज दिखाई दे रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की फॉर्म में इनको स्टडी करने की कोशिश की गई है. अब सोडियम से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है टू क्लोरीन इन फर्स्ट केस, सेकंड केस में गेन कर रहा है ऑक्सीजन, थर्ड में सल्फर के रहे. तीनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं. इलेक्ट्रो पॉजिटिव सोडियम लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो अब इनकी टर्म्स में डिफाइन करना ज़्यादा कंसेप्चुअल होगा और ज़्यादा परमानेंट होगा. इसके फ्लोज हमें कहीं भी दिखाई नहीं देंगे. तो यहाँ ऐसा हो रहा है, सोडियम से रिमूव हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, उन्हीं को क्लोरीन गेन कर रहा है इन फर्स्ट केस में, जो कि NaCl की फॉर्मेशन हो रही है. एंड इसको 2 हाफ में लिखा जा सकता है, कैथोड एंड एनोड. जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है, जैसे जहाँ पे सोडियम की हो रही है उसको बोलते हैं एनोड. एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे होती है रिडक्शन, जैसे यहाँ पे क्लोरीन की हो रही है. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ये होती है ऑक्सीडेशन, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ये रिडक्शन होती है. ये सबसे बेसिक एंड सबसे इजी वे है रिडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन करने का. सिर्फ इसी में आपको याद रखना है इनको. बाकी जितने भी सारे वेज हैं जिनमें डिफाइन किया गया है, इससे उसको डिराइव किया जा सकता है. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको सिर्फ ये एक ही याद रखना है जो कि आगे आने वाले अभी नहीं आया. तो सम ऑफ दीज 2 हाफ रिएक्शंस कैन बी एडेड टू गिव द ओवरऑल रिएक्शन वेयर सोडियम में क्लोरीन का एडिशन हो रहा है टू गिव NaCl. 8.12 to 8.14 रिएक्शंस, ये तीनों suggest that half reaction that would involve the loss of electrons called oxidation. सिमिलरली जिसमें गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन को, उसको रिडक्शन बोलते हैं. तो मैंने अभी आपको बताया ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में ये इनवर्स होता है इलेक्ट्रॉन्स का. ऑक्सीडेशन नंबर जहाँ इंक्रीज कर रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज कर रहे हैं. आप जानते होंगे, तो किसी भी एलिमेंट से जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जब उस पर डाला जाता है तो नेगेटिव होता है. तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ऑक्सीडेशन नंबर के मूवमेंट के अपोजिट होता है. सोडियम इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स, एंड क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, प्लस में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा. इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स, एंड ये आपको पता भी होगा सारे मेटल्स में टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की. दैट्स वाई इनको रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है. दे हेल्प इन रिड्यूसिंग द अदर एलिमेंट जिनके साथ इनकी रिएक्शन हो रही है, उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं. क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड सल्फर आर एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की. ये तीनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, दैट्स वाई ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं. ये आपको इन जनरल पता भी होगा,
मेटल्स एक्ट करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर तीनों नॉन मेटल्स हैं, सोडियम एक मेटल है। तो अब समराइज कर दिया है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन गेन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, रिड्यूसिंग वो जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये इनको कैसे याद करना है ये मैंने आपको बता दिया, सिंपल है बहुत। रिड्यूसिंग एजेंट मेटल्स होते हैं, उनमें टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वो। ऑक्सीडाइजिंग नॉन मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, उनमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है। एंड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट की टर्म्स में कैसे याद रखना है, एंड इलेक्ट्रॉन्स का उसको जस्ट अपोजिट को, ये भी मैंने आपको बता दिया। नाउ द सेकंड एग्जांपल, जस्टिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ रेडॉक्स चेंज। तो यहाँ पे हमें सीधा, ये तो पीछे हमने देखा था ना सोडियम हाइड्राइड का, तो Na यहाँ पे Na प्लस में जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन होगा, और हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा फिर अपोजिट वे में। तो इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में इसको बताना है टू गिव अ मोर कंसेप्चुअल आइडिया अबाउट दिस रिएक्शन। तो सोडियम से यहाँ पे रिमूवल हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन होता है। आपको इसकी टर्म्स में याद रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इस पर। तो सोडियम का हो गया ऑक्सीडेशन। ऐसे ही हाइड्रोजन ने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए जो सोडियम ने रिलीज किए थे, तो इसका रिडक्शन हो गया, 0 से -1 में चला गया। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। तो ऐसा ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि क्योंकि दोनों फिनोमेना एक साथ अक्कर करें तो हम बोल सकते हैं ये रिडॉक्स चेंज है। एंड किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है ये भी हमने देख लिया। कंपिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस, अभी तक हमने डिफाइन किया था रेडॉक्स रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। यहाँ पे रिलेटिव टेंडेंसी देखी जा रही है डिफरेंट मेटल्स की इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की कंपटीशन में कौन सा मेटल आगे है और कौन सा पीछे, ये यहाँ पे कंपेयर किया गया है। इफ़ यू प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ मेटेलिक जिंक इन एन aqueous solution of copper nitrate, the strip will become coated with reddish metallic copper and the blue color of the solution will disappear। तो कॉपर आयंस जो Cu2+ होते हैं उनके सॉल्यूशन का कलर ब्लू होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड पता ये लग जाएगा जब आप क्लास 12 केमिस्ट्री का पी ब्लॉक चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे Cu2+ अमोनिया के साथ जो कंपाउंड बनाते हैं उसका कलर ब्लू होता है। जनरली अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ब्लू कलर होता है, ये एस ब्लॉक चैप्टर में देखेंगे। तो Cu2+ का ब्लू कलर होता है, ये वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। एंड रेडिश मेटालिक कॉपर का कलर होता है, ये जो स्ट्रिप थी जिंक की, मेटालिक जिंक की, इस पे कॉपर का डिपोजिशन होने से ये रेडिश अपीयरेंस इसकी आ रही है। इसको आप ऐसे याद रखिए कि जब लोहे पे जंग लग जाती है तो उसकी भी रेडिश अपीयरेंस हो जाती है ना। एंड Fe आयरन भी एक मेटल है जैसे कॉपर होता है, तो ऐसे याद रखिए कॉपर के डिपोजिशन से भी रेडिश अपीयरेंस हो जाएगी इस स्ट्रिप की। तो ये दोनों कलर याद रखने हमने देखे। एंड यहाँ पे अब ये बताया गया है कि किसकी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस हो रही है। हमने स्ट्रिप प्लेस करी थी जिंक की कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में जहाँ पे Cu2+ आयंस थे। फॉर्मेशन ऑफ Zn2+ इज जज्ड व्हेन द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन ड्यू टू Cu2+ हैज़ डिसअपीयर्ड। तो सॉल्यूशन में Zn2+ आयंस ने रिप्लेस कर दिया है Cu2+ आयंस को। ये हमें तब पता लगा जब उसके ब्लू कलर की इंटेंसिटी सॉल्यूशन की डिक्रीज होने लगी और बाद में डिसअपीयर हो गई, क्योंकि ब्लू कलर Cu2+ आयन की वजह से ही था, उनको Zn2+ ने रिप्लेस कर दिया। यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि जिंक की इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कॉपर, इसलिए उन्हें इलेक्ट्रॉन रिलीज किए और Zn2+ आयन फॉर्म किया। एंड वही इलेक्ट्रॉन फिर कॉपर ने एक्सेप्ट कर लिए। तो अगर कॉपर और जिंक को एक साथ रखा जाए तो जिंक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और कॉपर एक्सेप्ट करेगा। यहाँ से ये ट्रेंड हो रहा है कि Zn हैज़ ग्रेटर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी देन कॉपर। आगे सिल्वर भी इस लिस्ट में ऐड होगा, फिर आयरन भी ऐड होगा। सिर्फ 4 ही ये ऐसे मेटल्स हैं जिनकी आपको ERT इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी याद रखनी है। एक पूरी टेबल जो होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, लोग उसको भी लर्न करवा देते हैं स्टूडेंट्स को, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो थ्योरी में गिवन है NCERT के, सिर्फ उनसे ही काम चल जाता है, उतना ही पूछा जा सकता है। आपको
पूरी रटने की ज़रूरत नहीं है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इफ़ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ कंटेनिंग Zn2+ आयंस, बेसिकली जिंक Zn2+ जो होता है इसमें 3D10 कन्फिग्रेशन होती है, एंड ये हम डी ब्लॉक में देखेंगे कि जो फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशन होता है जिसमें एक भी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता ऑर्बिटल्स में, तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन बेसिकली। तो पैरामैग्नेटिक जहाँ पे नहीं होता, जहाँ पे सिर्फ डायमैग्नेटिक होता है वहाँ पे कलरलेस होता है, एंड केमिस्ट्री में कलरलेस मीन्स वाइट। तो इसलिए वाइट हो जाती है इस ZnS का अपीरियंस, बिकॉज केमिस्ट्री में अगर कलर प्रेजेंट नहीं है किसी भी सॉल्यूशन में या सब्सटेंस में उसको वाइट बनेगी। वाइट का मतलब ये होता है ना कोई भी कलर नहीं प्रेजेंट है, एब्सेंस ऑफ एनी कलर, या फिर लाइट में बात करें तो सारे कलर जब एक साथ प्रेजेंट होते हैं तब वाइट अपीयरेंस आती है। तो या तो सारे एक साथ प्रेजेंट हो या सारे ही एब्सेंट हो, तब उसको वाइट कलर बोलेंगे। कैन बी सीन ऑन मेकिंग सॉल्यूशन एल्कलाइन विद अमोनिया। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हुआ होगा कि उस सॉल्यूशन में जिसका कलर ब्लू कलर डिसअपियर हो चुका होता है तो वहाँ पे सिर्फ Zn2+ आयंस थे। वहाँ अगर आपने हाइड्रोजन सल्फाइड H2S पास करी तो Zn के साथ वो कंबाइन करेगी और ZnS बना लेगी। ZnS का कलर वाइट क्यों होता है ये मैंने एक्सप्लेन करा, एंड ये कैसे देखा जा सकता है अल्कलाइन अमोनिया में, इसकी अगर आप जानना चाहें तो आपको जानना होगा क्लास 12 पी ब्लॉक पेज नंबर 177। वहाँ पे ये मेंशन किया गया है दैट सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज यूज्ड टू इन्फर आउट और डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मेटल आयंस। तो यहाँ पे क्योंकि Zn2+ आयंस है, मेटल ही है जिंक भी, उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए अमोनिया के सॉल्यूशन का यूज़ किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे अमोनिया लिया गया है। अल्कलाइन इसलिए क्योंकि आप जानते हैं बेसिक सॉल्यूशंस होता है अमोनिया का। सो दैट्स वाई ये आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि अमोनिया ही क्यों यूज़ किया गया यहाँ पे Zn2+ आयंस की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए। The reaction between metallic zinc and aqueous solution of copper nitrate can be represented at, पहले कॉपर की स्ट्रिप ली थी, सॉलिड फॉर्म में कॉपर प्रेजेंट था मेटालिक फॉर्म में, और कॉपर नाइट्रेट में Cu2+ आयंस थे। Zn2+ ने इनको रिप्लेस कर दिया क्योंकि ज़्यादा होती है टेंडेंसी जिंक की इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की, एंड कॉपर फिर सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो गया उस स्ट्रिप में। In the reaction 8.15, zinc has lost electron to form Zn2+, therefore zinc is oxidized and copper is reduced by gaining electrons, and this reactions happens by this way, zinc releases 2 electrons and copper gains these 2। ये जो फिगर्स गिवन हैं आपको, फिगर 8.1 और आगे 8.2 भी है, इन दोनों को एक साथ हम देख लेंगे। पहले इस पेज की थ्योरी क्लियर कर लेते हैं। अगर हम इसका जस्ट रिवर्स रिएक्शन करना चाहें, यानी सॉल्यूशन लें जिंक सल्फेट का और उसमें मेटलिक कॉपर की स्ट्रिप डालना चाहें, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि जिंक की ज़्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की एज कंपेयर टू कॉपर। तो कॉपर रिलीज नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन जिंक को, जिंक की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, इसलिए इनमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। नो विजिबल रिएक्शन विल बी देयर एंड अटैम्प्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ Cu2+, होगी ही नहीं इनकी फॉर्मेशन Cu2+ की, क्योंकि जिंक के आगे कॉपर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज नहीं कर सकता है, जिंक की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। बाय पासिंग H2S of the solution to give black color of cupric sulfide CuS does not succeed, होगा ही नहीं क्योंकि Cu2+ आयन्स आपको सॉल्यूशन में मिलेंगे नहीं, सिर्फ मेटालिक कॉपर होगा, जिंक के आगे इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा कॉपर, एंड करेगा तो नहीं लेकिन यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कंपाउंड CuS जिसका ब्लैक कलर होता है। ये आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया था कि वाइट कलर कैसे होता है जिंक सल्फाइड का, कॉपर सल्फाइड का होता है ब्लैक कलर। ये आप ऐसे याद रखिए, CuS में कॉपर की कन्फिग्रेशन होती है 3D9 एंड ZnS में जिंक की होती है 3D10। तो 9 आता है 10 से पहले, एंड ब्लैक एंड वाइट कलर को आप एक साथ रखना चाहें तो ब्लैक पहले आएगा वाइट बाद में आएगा, क्योंकि ब्लैक की इंटेंसिटी कम होती है वाइट की ज़्यादा होती है। तो इंटेंसिटी कम वाला पहले, ज़्यादा वाला बाद में हमने रखा, और 9 नंबर पहले आता है, 10 उसके बाद आता है, ज़्यादा वाला बाद में रखा। तो 9 से 10 ब्लैक से वाइट आप ऐसे याद रखेंगे, CuS होगा 3D9 वाला ब्लैक कलर का,
और ZnS होगा वाइट कलर का। यहाँ पे सिर्फ दो ही कंपाउंड है, इन्हीं को हमें याद रखना है। क्यूप्रिक सल्फाइड हैज़ सच अ लो solubility that it is an extremely sensitive test, yet the amount of Cu2 plus formed cannot be detected। तो ऐसा बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि सॉलिबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्यूप्रिक सल्फाइड की, इसलिए हमें नहीं दिखाई दे रहा वो सॉल्यूशन में। एक बात बताइए, जिस कंपाउंड की या फिर एलिमेंट की सॉलिबिलिटी कम होगी किसी भी सब्सटेंस सॉल्यूशन में, उसको डिटेक्ट करना आसान है ना, अलग ही दिखेंगे उसके टुकड़े पड़े हुए। इसकी सॉलिबिलिटी भी कम होती है क्यूप्रिक सल्फाइड की, तो अगर ये प्रेजेंट है सॉल्यूशन में तो उसको डिटेक्ट करना बहुत आसान है। एक्सट्रीमली सेंसिटिव टेस्ट है ये। तो अगर ये दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये है डेफिनेटली कि वो प्रेजेंट ही बहुत कम है वहाँ पे। सॉलिबिलिटी का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे, ऐसा बताया गया है। एंड कम इसकी सॉलिबिलिटी होती है, ये हमें कैसे पता? हम पिछला चैप्टर पढ़ आए हैं इक्विलिब्रियम का, जहाँ पे सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है KSP, वो जिसका कम होता है उसकी सॉलिबिलिटी कम होती है। तो वहाँ से आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लिख दिया आपके लिए। 6.3 × 10⁻36, ये माइनस है, -36 में इसकी सॉलिबिलिटी होती है इतनी कम। सो डेफिनेटली क्यूप्रिक सल्फाइड की सॉलिबिलिटी कम है। एंड क्योंकि सॉलिबिलिटी कम है तो इजीली दिख जाएगा किसी भी सॉल्यूशन में हमें कि क्यूप्रिक सल्फाइड है। अगर यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है सॉल्यूशन में तो ये कंफर्म है कि उसमें उसका अमाउंट रियली कम है। तो कम क्यों है उसका अमाउंट? क्योंकि हमने देख लिया कि कॉपर रिलीज नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन जिंक को। लेकिन ये आगे आप देखेंगे, भी कंक्लूड दैट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर रिएक्शन 8.15, ये वही रिएक्शन है जो हमने अभी देखा था। जिंक रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स कॉपर को, ग्रेटली फेवर्स द प्रोडक्ट और द रिएक्शन। यानी ये इक्विलिब्रियम में होती है रिएक्शन, कुछ अमाउंट ज़रूर रिलीज करता है कॉपर भी जिंक को इलेक्ट्रॉन्स, इक्विलिब्रियम में होता है, लेकिन ग्रेटली फेवर कर रहा है प्रोडक्ट। इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा होती है टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की जिंक की, इसीलिए ग्रेटली प्रोडक्ट फेवर हो रहा है, यानी Zn2+। जी हाँ, ये फेवर हो रहा है, कॉपर सॉलिड डिपॉजिट हो रहा है हमारे इस स्ट्रिप के ऊपर, जिंक की स्ट्रिप के ऊपर। ना इफ वी एक्सटेंड दिस एक्सपेरिमेंट टू कॉपर मेटल, यानी स्ट्रिप होगी कॉपर मेटल की और सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होगा, देन द सॉल्यूशन विल डेवलप ब्लू कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Cu2+। अब यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि सिल्वर का जो आयंस प्रेजेंट थे Ag+, उनको रिप्लेस कर दिया Cu2+ ने, यानी कॉपर की इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है सिल्वर से। एंड ये आपको पता भी होगा कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एक ही ग्रुप के अंदर आते हैं। ऊपर से नीचे जैसे हम आते जाते हैं रिएक्टिविटी घटती जाती है, सिल्वर कम रिएक्टिव होता है कॉपर से, एंड गोल्ड बिल्कुल ही कम रिएक्टिव होता है इन दोनों से। तो कॉपर की इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी, यानी ये मोर रिएक्टिव है तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा एंड सिल्वर को डिपॉजिट कर देगा इनटू इट्स न्यूट्रल फॉर्म। सो दैट्स वाई इट मस्ट बी क्लियर टू यू नाउ कि सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में कॉपर मेटल को अगर डाला जाए तो सॉल्यूशन का कलर ब्लू क्यों हो जाता है? रिलीज इलेक्ट्रॉन करेगा कॉपर एंड गेन कर लेगा सिल्वर। हेयर कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cu2+ एंड Ag+ इज रिड्यूस्ड टू Ag सॉलिड। इक्विलिब्रियम ग्रेटली फेयर्स द प्रोडक्ट्स Cu2+ एंड Ag। तो प्रोडक्ट को इसलिए ही फेवर कर रहा है कि कॉपर की ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी, वो Cu2+ फॉर्म करना चाहता है। By the way of contrast, let us compare metallic cobalt placed in nickel sulfate solution। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इक्विलिब्रियम ना तो ग्रेटली फेवर कर रहा है प्रोडक्ट को और ना ही रिएक्टेंट को, दोनों के अमाउंट्स ऑलमोस्ट इक्वल यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की ऑलमोस्ट सेम होती है, निकल और कोबाल्ट की। ये आपको पता भी होगा कि निकल पहले आता है और कोबाल्ट बाद में 3D सीरीज़ के अंदर, क्योंकि ये दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं कि इन दोनों की इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी सेम होती है। आप पूछेंगे अब कॉपर और जिंक भी तो एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी एक जैसी क्यों नहीं होती? ये कन्फिग्रेशन में लाई करता है इसका रीज़न। कॉपर और जिंक की कन्फिग्रेशन में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। कॉपर में एक इलेक्ट्रॉन अनपेड होता है जबकि जिंक में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। लेकिन निकल और कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। एंड
बेसिकली कोबाल्ट पहले आता है और निकल बाद में, फिर कोई नया। जी हाँ, 3D7 होता है कोबाल्ट एंड 3D8 होता है निकल। तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे कोबाल्ट में एंड 2 होंगे निकल में, यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन दोनों में प्रेजेंट है। मेन चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कॉपर में अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिंक में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए डिफरेंट हो गए ये। दोनों में ही प्रेजेंट है कॉपर और निकल में, इसलिए इन दोनों की इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑलमोस्ट सेम होती है। तो यहाँ पे रिलीज कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट और गेन कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन निकल। ये ऐसा इसलिए और क्योंकि मेटेलिक कोबाल्ट आपने लिया है CuS, तो ये Cu2+ में जाएगा, रिएक्शन होगी, निकल सल्फेट का सोल्यूशन यानी Na2+ है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Na सॉलिड में जाएगा। तो ये बेसिकली ये रिएक्शन होगी यहाँ पे। बट यू विल ऑब्जर्व दैट एट इक्विलिब्रियम both Na2+ and CO2+ are present at moderate concentration. In this case, neither reactants and nor the products are greatly favored. This shows that Na and CO has almost same electron releasing tendency. ये फैक्ट अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए, यही बताने के लिए रिएक्शन आपको दी गई यहाँ पे। एंड इससे ये भी क्लियर होता है कि हमें निकल और कोबाल्ट का ऑर्डर नहीं याद रखना, क्योंकि दोनों की सेम ही होती है। जिंक कॉपर और सिल्वर वाले ऑर्डर में भी ये नहीं आएंगे, आयरन ज़रूर आएगा आगे, क्योंकि इन दोनों की टेंडेंसी सेम होती है, इसलिए कंपैरिजन नहीं किया जा सकता इनका। एंड जिंक की सबसे ज़्यादा होती है ERT, फिर कॉपर आता है एंड देन सिल्वर आता है। ये अभी तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब ये डायग्राम्स देख देते हैं। जिंक रोड इज प्लेस इन कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन, तो Cu2+ का सोल्यूशन ब्लू होता है। ये कैसे याद रखना मैं आपको बता दिया। इनिशियल स्टेज है, ब्लू सोल्यूशन दिख रहा है आपको, स्ट्रिप है जिंक की। इंटेंसिटी द ब्लू कलर इज रिड्यूस्ड, क्यों रिड्यूस होगा? क्योंकि Zn2+ रिप्लेस कर रहा है Cu2+ आयंस को। एंड यहाँ पे नीचे की ओर डिपोजिशन हो जाएगा कॉपर सॉलिड का फॉर्म में। एंड क्यों होगा रेड अपीयरेंस, ये मैंने आपको बता दिया। फाइनली Cu2+ इज डिपोजिटेड एज कॉपर ऑन द रोड एंड इसका पूरा रेड कलर हो जाएगा एंड सॉल्यूशन में से ब्लू कलर बिल्कुल ही डिसअपियर हो जाएगा। कॉपर डिपॉजिट ऑन जिंक रोड एंड सॉल्यूशन बिकम्स वाइट इन कलर। H2S पास करके ZnS में कन्वर्ट किया, फिर एल्कलाइन अमोनिया से डिटेक्ट किया, ये भी हमने देख लिया। जिंक के बीच में और एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट के बीच में, यानी Zn और Cu2+ के बीच में रिएक्शन हो रही है बीकर के अंदर। दूसरी रिएक्शन कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में, यानी Cu और Ag+ सॉल्यूशन में। देखिए कॉपर रोड का कलर बिल्कुल रेड यहाँ पे दिखाया गया, सारी ही कॉपर की रोड रेड है। ब्लू कलर स्टार्ट्स डेवलपिंग, दिस इज ड्यू टू Cu2+ इज रिप्लेसिंग दिस Ag+ आयंस एंड ब्लू कलर होता जा रहा है इस सॉल्यूशन का Cu2+ की ही प्रेजेंस से। इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर इंक्रीजेज, लास्ट में ये बिल्कुल ही ब्लू बन जाता है। एंड जो कॉपर यहाँ पे प्रेजेंट था, जो डिपॉजिट हुआ था, वो डिसअपियर हो जाता है, इस सॉल्यूशन में आ जाता है। इन फाइनल स्टेज सिल्वर डिपॉजिट्स ऑन द रोड एंड सिल्वर का वाइटिश कलर होता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, कॉमन ऑब्जर्वेशन होगी। आपने बर्तन देखे होंगे सिल्वर के वाइटिश कलर के होते हैं, तो ये वाइटिश उसकी अपीयरेंस है। दिस द रेडॉक्स रिएक्शन बिटवीन कॉपर Cu एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट मीन्स Ag+। By comparison, we have come to know that zinc releases electrons to copper and copper releases electrons to silver, and therefore the ERT, electron release tendency of these three lies in this order। तो ये ज़रूर से आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। जो जो थ्योरी में मेंशन है पॉइंट्स, वो तो डेफिनेटली याद रखने ही हैं हमें। पूरी ये जो आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बनेगी, मेटल एक्टिविटी सीरीज़ और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, इसमें ऐसे ही मेटल्स को अरेंज किया जाता है बेसिकली सारे एलिमेंट्स को, वेदर इट इज़ बी मेटल और नॉन मेटल्स, उनकी इलेक्ट्रॉन रिलीज़ या गेन करने की रिलेटिव टेंडेंसी के आधार पर यह सीरीज़ बनाई जाती है। पूरी नहीं याद करनी है आपको, बहुत सारे महात्मा लोग आपको ये पूरी ही सीरीज़ याद करवा देते हैं ट्रिक से, नहीं याद करनी होती। जो थ्योरी में मेंशन्ड होते हैं आइडियाज़ और कंसेप्ट्स, उन्हीं के आधार पर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, तो सिर्फ उतना ही करना है आपको। ये याद करने के लिए आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं।
आर्टिफिशियल जान फेक, यानी जितनी भी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं हमें उनको फेक जानना चाहिए, क्योंकि रियल चीज़ें वो ही होती हैं जो नेचुरली नेचर में प्रेजेंट होती हैं। जो आदमी बनाता है, मैन बेन होती हैं, वो आर्टिफिशियल होती है और हमको फेक जानना चाहिए। इन कंपैरिजन टू नेचुरल चीज़ें तो एटलीस्ट फेक ही होती हैं वो, क्योंकि नेचुरल ही रियल होता है। तो इससे आप याद ऐसे याद रखते हैं, आर्टिफिशियल से ERT आपको याद आएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी, जान से जिंक, एंड फेक से Fe आयरन, एंड KE से कॉपर का CU आपको याद आएगा। तो इससे ERT का ऑर्डर आपको क्लियर हो जाएगा। जिंक सबसे ज़्यादा होती है, फिर आयरन, एंड इसमें फिर दिख रहा है आपको कॉपर। तो ये ऑर्डर आपको सिर्फ पता होना चाहिए। जिंक की सबसे ज़्यादा होती है, कॉपर की सबसे कम, इन तीनों में। एंड उसके बाद सिल्वर आता है, एंड उसके बाद गोल्ड आता है। ये तो मैंने आपको बता दिया, नोबल मेटल्स होते हैं गोल्ड एंड सिल्वर। कॉपर से डेफिनेटली इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। ये एक ऑर्डर है जो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। कंसेप्चुअली ये याद करना मुश्किल है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए मैंने ट्रिक से आपको ये बताया है कैसे जिंक की सबसे ज़्यादा और कॉपर की सबसे कम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। सिर्फ इतना याद रखिए, काम चल जाएगा इससे। एंड एक दो मेटल्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, जब हम मेटालर्जी चैप्टर पढ़ लेंगे वहाँ से भी आएगा, इस ऐड होगा इसमें एक दो, तो वहाँ देख लिया जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है हमें। दिस हेल्प्स अस टू डिज़ाइन अ क्लास ऑफ सेल्स नेम्ड एज गैल्वेनिक सेल्स इन विच केमिकल रिएक्शंस बिकम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये गैल्वेनिक सेल भी आने वाली है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, जहाँ पे केमिकल रिएक्शन से रिलीज्ड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है। ये डेफिनेशन वहाँ आएगी। एंड इन गैल्वेनिक सेल्स में होती हैं रेडॉक्स रिएक्शंस, जो करवाने के लिए हमें डिफरेंट मेटल्स की इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसीज के बारे में पता होने चाहिए, जिसके बारे में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या मेटल एक्टिविटी सीरीज हमें बताती है। तो दैट्स व्हाई दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हेल्प्स अस टू डिज़ाइन द गैल्वेनिक सेल्स। नाउ द कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर डिस्कस टू यू। आप बोल सकते हैं कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, एंड इसका ज़रूरत क्या पड़ी ये सबसे पहले बताया गया है। In order to keep track of electron shifts in chemical reaction involving the formation of covalent compounds, a practical method is the one using oxidation number, which assumes that there is a complete transfer of electron from a less electronegative atom to a more electronegative atom, because उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है। तो बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स में तो हम जानते हैं सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को ट्रैक करना इजी होता है, क्योंकि एक्चुअल मूवमेंट हो रही होती है। कोवलेंट कंपाउंड्स में ऐसा नहीं हो रहा होता, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे शिफ्ट करी है और कहाँ पे इंक्रीज़ हुई है, कहाँ पे डिक्रीज़, उसका अकाउंट रखने के लिए, टू कीप ट्रैक ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, हम ऑक्सीडेशन नंबर का सहारा लेते हैं। बेसिकली इट अज्यूम्स द कोवलेंट कंपाउंड्स टू हैव सम आयनिक कैरेक्टर, बिकॉज इट इज़ अज्यूमिंग अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तक। तो कोवलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन को समझने के लिए आयनिक कंपाउंड के कंसेप्ट का सहारा जिस मेथड से लिया जाता है उसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। एंड बेसिकली जैसा इसका नाम बता रहा है, ये ऑक्सीडेशन नंबर बताता है। बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं ना, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते हैं उस एलिमेंट से, एंड जैसे ऑक्सीडेशन नंबर जितना डिक्रीज करेगा उसी प्रोपोर्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए हैं इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स का ट्रैक रखने के लिए ये कंसेप्ट यूज़ किया जाता है ऑक्सीडेशन नंबर का। ये एग्जांपल्स में आगे इलस्ट्रेट किया गया है, तो वहाँ से आपको और क्लियर होगा। जैसे यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर की फॉर्मेशन हो रही है, तो हम जानते हैं वाटर HCl और CCl4 ये सभी कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। तो इनमें हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का ज़ीरो है एलिमेंटल स्टेट में, या आप देखेंगे रेफरेंस जो एलिमेंटल स्टेट होते हैं किसी भी एलिमेंट की, उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो होता है। बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर आगे डिफाइन किया गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में डिफाइन किया जाता है,
दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जब होगा तभी ऑक्सीडेशन नंबर वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में यहाँ देखिए दोनों सेम ही है, इन दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, ना ही Cl2 के बीच में। और जी हाँ, H2 में भी ऐसा ही हो रहा है, तो इसीलिए इनमें ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अब यहाँ देखिए +1 में जा रहा है वाटर के अंदर हाइड्रोजन और -2 में जा रहा है ऑक्सीजन, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन ने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स 2 हाइड्रोजन्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो दैट्स हाउ इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट्स का ट्रैक रखने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट। ऐसा ही यहाँ हो रहा है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एंड इन द थर्ड रिएक्शन क्लोरीनेशन हो रही है, जहाँ पे मीथेन की कार्बन यहाँ पे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, तो इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है टू क्लोरीन, एंड क्लोरीन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, एक एक CCl4 में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो गए। एंड ऐसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है टू क्लोरीन और HCl की फॉर्मेशन हो रही है। तो बेसिकली यही आइडिया होता है ऑक्सीडेशन नंबर का। आयनिक कंपाउंड्स जैसे उनके फॉर्मेशन की कंसेप्ट में हम कोवलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट in a compound ascertained according to a set of rules formulated on the basis that, तो बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है किसी भी एलिमेंट की एक कंपाउंड में। ये दोनों सिनोनिम्स आप मान सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आगे स्टेटमेंट आने वाली है। तो कैसे असरटेन की जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट? on the basis that electron pair in a covalent bond belongs entirely to more electronegative element, and इलेक्ट्रॉन पेयर अगर मोर इलेक्ट्रॉन एलिमेंट ने अक्वायर कर लिया तो उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, एंड उसके जस्ट अपोजिट जिससे एक्वायर किया है उस कंपाउंड में उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो दैट्स हाउ कोवलेंट हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट है, it is based on the concept of electronegativity, but it is not always possible to remember or make out easily in a compound which element is more electronegative than the other। तो ये आपने कॉमनली ऑब्जर्व किया होगा कि एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे कंपैरिजन में ईजिली नहीं बताई जा सकती, इवन दो हम जानते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स के हिसाब से लेफ्ट टू राइट क्या वेरिएशन होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की और ऊपर से नीचे क्या वेरिएशन होती है, लेकिन एक कंपाउंड में रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ को बता पाना कई बार उतना आसान नहीं होता है, सबके लिए नहीं होता, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स सबको आसानी से याद नहीं होते सारे। तो इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया, इट इज़ नॉट ऑलवेज टू रिमेंबर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एलिमेंट इन अ कंपाउंड, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखना ज़रूरी है ना ऑक्सीडेशन नंबर के कंसेप्ट के लिए। तो इसीलिए अ सेट ऑफ रूल्स हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर इंस्टेड ऑफ चेकिंग आउट दिस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नंबर। तो इसलिए रूल्स यहाँ पे डिफाइन किए गए, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सा ज़्यादा एलिमेंट है ये सबके लिए जान पाना पॉसिबल नहीं होता। If 2 or more than 2 atoms of an element are present in the molecule such as Na2S2O3 and Cr2O7, इन दोनों में पहले में 2 सोडियम है, 2 सल्फ़र और ऑक्सीजन 3 है, यानी 2 हैं या 2 से ज़्यादा हो। बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर की बात हो रही है कि इन केसेस में ऑक्सीडेशन नंबर का क्या होगा। अगर एक ही है एलिमेंट किसी कंपाउंड में तो उसका तो एक ही सर्टेन ऑक्सीडेशन नंबर होगा ना, एवरेज की बात नहीं होगी यहाँ पे, एवरेज की हो रही है, मतलब 2 होने चाहिए या 2 से ज़्यादा, 2 तो एटलीस्ट होने चाहिए। तो इन दोनों में ऐसा ही हो रहा है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एटम इन of that element in that compound will be the average of the oxidation number of the all the atoms of that element, and this concept should not be a surprise to you। ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में और इवन थर्मोडायनेमिक्स में भी देखा हुआ ये कंसेप्ट बॉन्ड एनर्जी के केस में, जहाँ पे वाटर और मीथेन का एग्जांपल लिया गया इन दोनों चैप्टर्स में। अगर एक कंपाउंड में एक से ज़्यादा बॉन्ड पाए जाते हैं तो आप इंडिविजुअल बॉन्ड एनर्जी निकाल लीजिए उन बॉन्ड्स की, उनका एवरेज ले लीजिए तो उस मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी आपके पास आ जाएगी। वैसा ही यहाँ पे है,
अगर सेम एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में, तो इंडिविजुअल एटम्स के या जी हाँ एटम्स के आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पता होने चाहिए, उनका एवरेज ले लेंगे तो आपको उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पता लग जाएगा। तो उससे सिमिलर कंसेप्ट है ये, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं द rules and regulation associated with the oxidation number.